National Education Policy 2020 Transforming India's Future। आज हम भारत की हायर एजुकेशन के रेगुलेटरी सिस्टम में होने वाले एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली समस्या से, द करंट रेगुलेटरी क्राइसिस, जो कि एक तरह से पूरी तरह ओवरलोडेड सिस्टम है। आप तो जानते ही हैं कि इतिहास में हमारी हायर एजुकेशन का जो रेगुलेशन है वो बहुत ही सख्त और कंट्रोल करने वाला रहा है। मतलब नियम बहुत सारे हैं, सख्ती भी बहुत है, लेकिन विडंबना देखिए कि ये सिस्टम अपने असली मकसद में उतना असरदार बिल्कुल नहीं रहा। ग्राउंड लेवल पर छात्रों और संस्थानों को इसका कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है। अगर हम इसकी कमियों की बात करें तो 4 सबसे बड़ी समस्याएं सामने आती हैं। पहला, टू मच रेगुलेशन, यानी हद से ज्यादा नियम कानून जो संस्थानों को खुलकर सांस भी नहीं लेने देते। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, यानी सारी ताकत बस कुछ ही हाथों में सिमटी हुई है, और इसी से जन्म होता है हमारी तीसरी और चौथी समस्या का, जो है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही की भारी कमी। अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है? चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, अगर मैं आपकी क्लास टीचर हूं, मैं ही आपका टेस्ट पेपर सेट करूं, मैं ही उसे चेक करूं और मैं ही ये तय करूं कि पूरे स्कूल में सबसे होशियार बच्चा कौन है, क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जब एक ही विभाग नियम भी बनाता है और वही कॉलेजों को एक्रेडिटेशन या मान्यता भी देता है, तो भाई देरी भी होगी और पारदर्शिता तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी खामी है जो हमारे संस्थानों को पीछे खींच रही है। और इन्हीं सब कारणों से हमें छोटे मोटे नहीं बल्कि एक पूरी तरह से नए रिफॉर्म की जरूरत है। मेकिंग वे फॉर NEP 2020। अब सवाल ये है कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एकदम साफ है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी HEIs को आगे बढ़ने और बेहतर परफॉर्म करने की आज़ादी देना। एक अच्छे रेगुलेटरी सिस्टम का काम रास्ते में रुकावटें डालना नहीं होता, बल्कि उन रुकावटों को हटाना होता है ताकि हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड क्लास बन सकें। और बस यहीं पर एंट्री होती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की। ये पॉलिसी साफ कहती है कि वो इस पूरे सिस्टम को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी। ये कोई छोटा मोटा पैचवर्क नहीं है, ये हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली की नींव को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा विजन है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बदलाव होगा कैसे? यहीं आता है हमारा नया मॉडल, सेपरेटिंग कोर फंक्शंस। देखिए, पुराने सिस्टम की सबसे बड़ी बीमारी थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, जहां सारी ताकत एक ही जगह इकट्ठी थी। लेकिन नया सिस्टम सेपरेशन ऑफ फंक्शंस पे काम करेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए अलग अलग संस्थाएं होंगी जो बिना किसी दबाव के आज़ादी से अपना काम करेंगी। चलिए इसे ऐसे समझते हैं जैसे एक इमारत के 4 अलग अलग पिलर्स या स्तंभ होते हैं। पहला पिलर है रेगुलेशन यानी नियम तय करना। दूसरा है एक्रेडिशन यानी ये मान्यता देना कि कौन सा कॉलेज कैसा पढ़ा रहा है। तीसरा पिलर है फंडिंग का यानी संस्थानों को आर्थिक मदद या ग्रांट्स देना। और चौथा है एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग यानी पढ़ाई का स्तर और सिलेबस तय करना। अब ये चारों काम बिल्कुल अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज करेंगी। लेकिन हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट करना। जब ये चारों संस्थाएं स्वतंत्र होंगी तो किसी एक के पास निरंकुश ताकत नहीं आएगी। मतलब जो नियम बनाएगा वो फंडिंग नहीं देगा और जो फंडिंग देगा वो मान्यता नहीं देगा। है ना कमाल का आइडिया? इससे सिस्टम में कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब आते हैं आज की क्लास के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर, द HECI अम्ब्रेला, ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर सब अलग अलग काम करेंगे तो कहीं सिस्टम में पूरी तरह अफरा तफरी तो नहीं मच जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये चारों पिलर्स स्वतंत्र तो रहेंगे, लेकिन ये सब एक मुख्य संगठन के तहत काम करेंगे ताकि दिशा एक ही रहे। और इस सेंट्रल बॉडी का नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी हेक्सी। हेक्सी इन चारों के ऊपर एक बहुत बड़ी छतरी या अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा। ये बस ये सुनिश्चित करेगा कि सब अपना काम आज़ादी से करें, लेकिन उनका आपसी तालमेल ना बिगड़े और एजुकेशन सिस्टम स्मूथली चलता रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कॉलेज के रूल्स आखिर बनाता कौन है? मतलब फीस कितनी होगी, पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसा होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है?
आज हम इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम में होने वाले एक बहुत बड़े रिफॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसे HHCI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आज हम इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स को समझेंगे जो आपके पूरे कॉलेज एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। ओके, तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HECI के फर्स्ट वर्टिकल NHRC की। इसका फुल फॉर्म है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझे ना स्टूडेंट्स, तो मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर टीचर एजुकेशन सहित आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पूरी देखरेख अब इसी सिंगल बॉडी के हाथ में होगी। ये पूरे देश की हायर एजुकेशन का इकलौता रेगुलेटर होगा। अब इस काउंसिल के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है वो है इसका काम करने का तरीका। ये लाइट बट टाइट अप्रोच पर काम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है, राइट? इसका मतलब है कि कॉलेजों पर अननेसेसरी रूल्स का बोझ नहीं डाला जाएगा। मतलब नियम लाइट या कम होंगे, लेकिन जो भी नियम होंगे ना, उनका कंप्लायंस बहुत टाइट होगा। मतलब उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाएगा, पूरी अकाउंटेबिलिटी होगी और कोई भी इन रूल्स से बच नहीं पाएगा। तो अब सवाल आता है कि NHRC आखिर किन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस करेगा? इसके कुछ मेन फोकस एरियाज हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, फिर आता है गुड गवर्नेंस। इसके अलावा कॉलेजों को अपने फाइनेंसेस, ऑडिट्स, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर्स आउटकम्स की सारी डिटेल्स पब्लिक करनी होगी। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं और आपको ऑनलाइन ही बिल्कुल साफ साफ दिख जाए कि कॉलेज के हिडन चार्जेस क्या हैं या वहाँ फैकल्टी और लैब्स एक्चुअल में है भी या नहीं। है ना कमाल की बात? ये सारी इन्फॉर्मेशन अब कॉलेज को अपनी वेबसाइट और NHERC के पोर्टल पर डालना कंपलसरी होगा। और सच बताऊं, ये वाला पॉइंट मेरा फेवरेट है। अगर आपको अपने कॉलेज से कोई भी शिकायत है, यानी कोई ग्रीवांस है, तो अब आपके पास जाने के लिए एक डेडिकेटेड जगह है। NHERC आपके कंप्लेंट्स हैंडल करेगा। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, ये बॉडी खुद भी रैंडमली आप जैसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके फीडबैक लेगी। और इसमें सबसे अच्छी और इंक्लूसिव बात यह है कि हमारे डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को भी इसमें खास तौर पर शामिल किया जाएगा, ताकि एजुकेशन सिस्टम सच में हम सबके लिए और बेहतर बन सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कनेक्टेड कैसे है। HECI का दूसरा बड़ा पिलर है NAC यानी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये बेसिकली एक मेटा एक्रेडिटिंग बॉडी है। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं ना, वो खुद जाकर हर बच्चे की कॉपी चेक करके ग्रेड्स नहीं देते, बल्कि वो टीचर्स को ओवरसी करते हैं। बिल्कुल वैसे ही NAC डायरेक्ट कॉलेजों को ग्रेड नहीं देगा, बल्कि उन इंडिपेंडेंट एक्रेडिटिंग एजेंसीज की निगरानी करेगा जो आपके कॉलेजों को मान्यता या एक्रेडिटेशन देती हैं। तो फिर आपके कॉलेज को ये एक्रेडिटेशन आखिर किन बेसिस पर मिलेगा? इसके 4 मेन पिलर्स हैं: बेसिक क्वालिटी नॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक डिस्क्लोजर, गुड गवर्नेंस और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम्स। मतलब आपने जो कोर्स पढ़ा उससे एक्चुअल में आपने क्या सीखा। ये सीधा सीधा आपके फायदे की बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब कॉलेजेस को इन पैरामीटर्स पे जज किया जाएगा ना, तो आपके सीखने का एक्सपीरियंस और एजुकेशन की क्वालिटी दोनों ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएंगे। अब इस पूरे ट्रांजिशन की टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए, ये सब रातों रात तो नहीं होगा। इसके इनिशियल फेज में एक ग्रेडेड एक्रेडिटेशन सिस्टम चलेगा। इससे क्या होगा कि कॉलेजों को अपनी क्वालिटी धीरे धीरे सुधारने का मौका मिलेगा। इसके बाद एक 15 ईयर गोल सेट किया गया है, जहां सभी इंस्टीट्यूशंस अपने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान्स यानी IDPs के थ्रू हाईएस्ट लेवल तक पहुंचेंगे। मतलब हर कॉलेज को खुद को बेहतर बनाने का एक पूरा प्लान रेडी करना होगा। और फिर लॉन्ग टर्म में हम एक बहुत ही सिंपल बाइनरी सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज कि हम एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिस्टम से एक बेहद सिंपल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। आज के इस ग्रेडेड सिस्टम में कॉलेजेस को A+A या B जैसे स्पेसिफिक ग्रेड्स मिलते हैं। और सच कहूं तो कई बार आप स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कॉलेज एक्चुअल में ज्यादा बेटर है, राइट? लेकिन फ्यूचर के बाइनरी सिस्टम का मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। या तो आपका कॉलेज एक्रेडिटेड है या फिर नॉट एक्रेडिटेड है। दैट्स इट। एक सिंपल हाँ या ना। लॉन्ग टर्म में एक्रेडिटेशन एक सिंपल बाइनरी सिस्टम बन जाएगा, एक्रेडिटेड या नॉट एक्रेडिटेड। अब आप लोग खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप आज जो एजुकेशन ले रहे हैं वो सच में आपको फ्यूचर के लिए रेडी कर रही है? और क्या आपको लगता है कि आपका प्रेजेंट कॉलेज इस नए और हाई स्टैंडर्ड को मीट कर पाएगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। से शुरुआत करते हैं द हायर एजुकेशन पजल। किसी भी देश का एजुकेशन सिस्टम ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा सिस्टम मेनली 2 पिलर्स पर टिका है। इसे आप अपने दोनों हाथों की तरह समझ सकते हैं। आपके पूरे कॉलेज एक्सपीरियंस को 2 मेन बॉडीज कंट्रोल करती हैं।
एक हाथ का काम है पैसे का मैनेजमेंट, यानी कॉलेज के पास लैब्स, बुक्स और टीचर्स के लिए पूरा फंड हो। और दूसरे हाथ का काम है ये देखना कि आपकी पढ़ाई का लेवल कैसा है, आप असल में सीख क्या रहे हैं। जब ये दोनों हाथ एकदम परफेक्ट सिंक में काम करते हैं ना, तब जाकर एक शानदार यूनिवर्सिटी बनती है। अब आते हैं HEGC, द फंडिंग काउंसिल। HEGC का फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। अब देखिए, ये वो अथॉरिटी है जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को फंडिंग देती है। लेकिन यहाँ सबसे कैच वाला वर्ड है ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया। ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉलेज गया और उसे अपनी मर्जी से पैसे मिल गए, बिल्कुल नहीं। HEGC एकदम पारदर्शी पैमानों के आधार पर ही फंड्स अलॉट करेगी। मतलब नाम से कुछ नहीं होगा, कॉलेज को अपना काम साबित करके दिखाना पड़ेगा। तो ये फंडिंग आखिर मिलती कैसे है? चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1 है IDP, यानी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान। हर कॉलेज को अपना एक क्लियर विजन डॉक्यूमेंट बनाना होता है। स्टेप 2 में HEGC उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करती है कि क्या वो अपने ही बनाए हुए प्लान पर सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं। और जब कोई कॉलेज इन टेस्ट्स में पास हो जाता है, तब स्टेप 3 में जाकर उसे ट्रांसपेरेंट तरीके से वो फंडिंग दी जाती है ना? एकदम लॉजिकल। और स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर खुशी होगी कि HEGC का काम सिर्फ बिल्डिंग्स खड़ी करने के लिए पैसे देना नहीं है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत कुछ आता है, जैसे आप जैसे ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूट करना, कॉलेजेस को डेवलपमेंट फंड्स देना और नए प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना। इसके अलावा अलग अलग डिसिप्लिन्स में क्वालिटी एक्सपेंशन को ड्राइव करना भी इन्हीं का काम है। इसका सीधा सीधा फायदा किसे हो रहा है? ऑब्वियसली आपको। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके कॉलेज ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग IDP तैयार किया और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी कमाल का है। अब अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाइमेट चेंज पर कोई एकदम नया रिसर्च प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं ना, तो अपने उसी अच्छे काम के बेसिस पर वो HEGC से इजीली फंड सिक्योर कर सकते हैं और फिर आपको मिलेंगे एकदम लेटेस्ट और एडवांस्ड कोर्सेज पढ़ने के मौके। अब फंडिंग तो सिक्योर हो गई, कॉलेजेस को पैसा मिल गया, लेकिन क्लास, मेरा आप सभी से एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। हम ये कैसे मेजर करेंगे कि एक स्टूडेंट ने असल में क्या सीखा है? पैसा और अच्छी बिल्डिंग होने का मतलब ये गारंटी तो नहीं ना कि वहां से निकलने वाला हर स्टूडेंट काबिल ही होगा। तो फिर क्वालिटी कैसे नापेंगे? और यहीं पर एंट्री होती है GEC एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। GEC स्टैंड्स फॉर जनरल एजुकेशन काउंसिल। जहां HEGC का फोकस पैसे पर था, वहीं GEC की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स सेट करना। ये काउंसिल डिसाइड करती है कि किसी भी कोर्स को पूरा करने के बाद आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इन एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स को हम कहते हैं ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो GEC ये तय करती है कि एक इंजीनियर, डॉक्टर या फिर आर्ट्स ग्रेजुएट में कौन कौन सी कोर स्किल्स होनी ही चाहिए। तो बॉटम लाइन ये है क्लास कि अब सिर्फ डिग्री का एक कागज का टुकड़ा होना काफी नहीं है। अब आपकी डिग्रियां, आपके डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स, ये सब कुछ आपके लर्निंग आउटकम्स के बेसिस पर डिफाइन होंगे। मतलब आपने असल में सीखा क्या है। अगर डिग्री है पर उससे जुड़ी स्किल्स आपके अंदर नहीं है, तो उस डिग्री की कोई खास वैल्यू नहीं रह जाएगी। GEC का मेन काम यही एंश्योर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेमवर्क्स एंड फ्यूचर स्किल्स। अब सवाल यह है कि JEC ये सब करेगा कैसे? यहाँ हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स को समझना होगा। GEC बनाता है NHEQF, यानी नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। लेकिन द गेम चेंजर इज कि इस फ्रेमवर्क को NSQF, यानी नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क के साथ लिंक किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि अब स्किल बेस्ड ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम पढ़ाई से अलग या कमतर नहीं माना जाएगा। दोनों बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इसके साथ ही GEC कुछ और बहुत ही जरूरी गाइडलाइंस कवर करता है जो सीधे तौर पर आपको एम्पावर करती हैं, जैसे कि क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी, फिर डिग्री इक्विवेलेंस, मतलब अगर आपने इंडिया या बाहर से कुछ क्रेडिट्स लिए हैं तो उनकी बराबरी कैसे होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट वो ये एंश्योर करते हैं कि आपके सिलेबस में 21वीं सेंचुरी स्किल्स जरूर हों। आपको रट्टा नहीं मारना है, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी है। एग्जाम्पल के लिए क्रेडिट ट्रांसफर को ही ले लीजिए। मान लीजिए आपने अपना फर्स्ट ईयर किसी एक कॉलेज से किया, पर अब आपको किसी और सिटी के दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर लेना है, तो GEC ही वो रूल्स सेट करती है जिन्हें फॉलो करके आपका ये क्रेडिट ट्रांसफर एकदम स्मूथ हो सके, आपकी पिछले साल की सारी मेहनत, सारे क्रेडिट सेफ रहें। ये सिस्टम आपके लिए एजुकेशन को कितना फ्लेक्सिबल बना देता है, राइट? फाइनली हम आ गए हैं व्हाट दिस मीन्स फॉर यू। तो आज हमने इतनी सारी बातें डिस्कस की, पर एज अ स्टूडेंट आपके लिए इसका क्या मतलब है?
इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूरा का पूरा एजुकेशन लैंडस्केप बदल रहा है। एचईजीसी के थ्रू कॉलेजेस को पैसा उनके परफॉर्मेंस और ट्रांसपेरेंसी पर मिल रहा है, और जीईसी के आने से आपकी डिग्रियों की वैल्यू आपके रटे हुए ज्ञान पर नहीं बल्कि आपके रियल स्किल्स पर बेस्ड हो गई है। अब जब आपके कॉलेजेस पारदर्शी फंडिंग से अपग्रेड हो रहे हैं और डिग्रियां पूरी तरह से आउटकम बेस्ड हो चुकी हैं, तो क्या आप अपने अंदर उन 21st सेंचुरी स्किल्स और डेवलप करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन कॉलेजेस में आप पढ़ रहे हैं उनके रूल्स और रेगुलेशंस कैसे काम करते हैं? ये पूरा का पूरा सिस्टम अब पूरी तरह से बदलने वाला है। हम इसी बड़े बदलाव को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप कॉलेज में जो भी पढ़ते हैं, आपका जो सिलेबस है वो आखिर तय कौन करता है? और भारत में हायर एजुकेशन को कंट्रोल करने वाली जो पुरानी संस्थाएं हैं, उनका अब क्या होने वाला है? एज अ स्टूडेंट, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके एजुकेशन सिस्टम की डोर अब किन हाथों में जाने वाली है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस, द शिफ्ट टू पीएसएसबीज। आपने अपने एजुकेशन सिस्टम में आईसीएआर, वीसीआई, एनसीटी या सीओए जैसे नाम तो ज़रूर सुने होंगे, राइट? ये हमारी पुरानी प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं, लेकिन अब इनका रोल पूरी तरह से बदलने वाला है। ये सब अब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज यानी पीएसएसबीज बन जाएंगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब इनके पास कोई रेगुलेटरी पावर नहीं होगी, ये कॉलेजेस को कंट्रोल नहीं करेंगी। इसके बजाय ये जीईसी यानी जनरल एजुकेशन काउंसिल का हिस्सा बनेंगी, और इनका मेन काम होगा अपने अपने फील्ड्स के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना और बेहतरीन एकेडमिक स्टैंडर्ड सेट करना। नाउ व्हाट इज़ रियली इंटरेस्टिंग हियर कि हम पुरानी और नई भूमिकाओं के बीच का फ़र्क बहुत साफ देख सकते हैं। पहले क्या होता था? इन संस्थाओं के पास कॉलेज को मान्यता देने और फंड्स ग्रांट करने का पावर होता था, लेकिन अब इनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की क्वालिटी पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एनसीटीई को ही ले लीजिए। अब ये केवल टीचर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स तय करेगा, कॉलेजों को कोई मान्यता या फंडिंग नहीं देगा। सच कहूं तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव और फोकस्ड शिफ्ट करने वाला बदलाव है। अब आते हैं इम्पैक्ट ऑन हायर एजुकेशन। आप सोच रहे होंगे कि इस नए सिस्टम का आपके खुद के कॉलेज पर क्या असर होगा। इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होने वाला है। जब पीएसएसबीज सिर्फ फ्रेमवर्क बनाएंगी, तो आपके कॉलेजेस यानी एचईआईज को ये ऑटोनॉमी मिलेगी कि वो उस फ्रेमवर्क के अंदर अपना खुद का सिलेबस तैयार कर सकें। इससे कामों का बिल्कुल साफ बंटवारा हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एकदम कम हो जाते हैं। मतलब कॉलेजेस को ज्यादा आज़ादी मिलेगी और साथ ही उनकी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही भी बढ़ेगी। इन शॉर्ट, एक बहुत ही हेल्दी सिस्टम। और इस नए सिस्टम में समानता का कंसेप्ट देखिए। चाहे आपका कॉलेज पब्लिक हो या प्राइवेट, अब दोनों पर बिल्कुल एक जैसे सख्त नियम और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स लागू होंगे। एजुकेशन की क्वालिटी में कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों को एकदम सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पर परफॉर्म करना होगा। है ना कमाल की बात? ऑलराइट, मूविंग ऑन। HECI ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मेरा सबसे फेवरेट और एम्पावरिंग पार्ट है, फेसलेस रेगुलेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कॉलेजेस को रेगुलेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि सिस्टम में ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी इंसानी दखलंदाजी को खत्म किया जा सके। सोचिए, जब कॉलेज की सारी अप्रूवल प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएंगी, तो करप्शन और फाइलों के पास होने में लगने वाला टाइम अपने आप कितना कम हो जाएगा। सब कुछ पब्लिक के सामने एकदम ट्रांसपेरेंट होगा। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि एचईसी एक छोटी इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन इसके पास अथॉरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है। ये पूरी ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक डिस्क्लोजर के साथ काम करेगी। अगर कोई भी कॉलेज गलत जानकारी देता है ना, तो उस पर बहुत सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके चारों वर्टिकल्स के बीच अगर कोई विवाद होता है तो एचईसीआई उसे खुद रिजॉल्व करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे सिस्टम को बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और ऑनेस्ट एक्सपर्ट्स लीड करने वाले हैं। अब आते हैं एस्टैब्लिशिंग फ्यूचर कॉलेजेस। फ्यूचर में नई और अच्छी क्वालिटी वाले कॉलेजेस खोलना अब पहले से काफ़ी आसान होने वाला है। बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, संस्थान को ये प्रूव करना होगा कि उनका मकसद पब्लिक सर्विस यानी समाज की भलाई है। स्टेप 2, उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करनी होगी। अगर नीयत अच्छी है और फाइनेंसेस स्टेबल हैं, तो स्टेप 3, वो बहुत ही आसानी से एक हाई क्वालिटी एचईआई एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये प्रोसेस इसलिए सिंपल किया गया है ताकि बेहतरीन शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और हाँ, सिर्फ नियम ही आसान नहीं हुए हैं, बल्कि सपोर्ट भी बढ़ाया गया है। जो कॉलेजेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से पूरी बैकिंग मिलेगी।
इसके अलावा एक नया मॉडल आ रहा है, पब्लिक फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप्स। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार और समाज की भलाई करने वाले संगठन साथ मिलकर काम करेंगे ताकि टॉप क्लास एजुकेशन हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो सके। मैं जानती हूँ कि हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। करियर की टेंशन तो अपनी जगह है, लेकिन उससे भी बड़ी एक और चिंता होती है, और वो है पढ़ाई का खर्च, फीस। आज की हमारी इस क्लास का फोकस बिल्कुल यही है। नई शिक्षा नीति और हायर एजुकेशन रेगुलेशंस हमारे सिस्टम को कैसे बदल रहे हैं, ये समझना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। एक टीचर होने के नाते मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। तो चलिए बिना देर किए आज के टॉपिक को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि फीस और ट्रांसपेरेंसी को लेकर ये नए नियम आपके लिए क्या मायने रखते हैं। अब देखिए, एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। कॉलेज की फीस अचानक से क्यों बढ़ जाती है? कई बार तो ऐसा लगता है ना कि शिक्षा कोई सेवा नहीं बची, बल्कि पूरा का पूरा एक बिजनेस बन गई है। इमेजिन कीजिए, आपने एक तय फीस पर एडमिशन लिया और फिर अचानक अगले ही सेमेस्टर में कोई नया चार्ज जोड़कर आपको पकड़ा दिया गया। एजुकेशन के इस कमर्शलाइजेशन से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। सरकार ने इस परेशानी को नोटिस किया है और इसके खिलाफ कुछ बेहद मजबूत कदम उठाए हैं। स्टॉपिंग एजुकेशनल कमर्शलाइजेशन, यानी शिक्षा का व्यापारीकरण रोकना, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स विथ चेक्स एंड बैलेंस तैयार किए गए हैं। इस पूरे नए सिस्टम का जो कोर है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, वो है नॉट फॉर प्रॉफिट स्टैंडर्ड। इसे जरा ध्यान से समझिए। अब देश के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी HEIs को, चाहे वो कोई भी हो, ऑडिट और डिस्क्लोजर के एकदम सख्त नियम मानने होंगे। और ये नियम बिल्कुल वैसे होंगे जो नॉट फॉर प्रॉफिट संस्थाओं के लिए होते हैं। मतलब सीधा सा है, कोई भी कॉलेज या शिक्षण संस्थान एक बिजनेस की तरह काम करके मुनाफा अपनी जेब में नहीं रख सकता। उनका इकलौता मकसद सिर्फ शिक्षा देना होना चाहिए, पैसा कमाना बिल्कुल नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कॉलेज के पास अपने सारे खर्च निकालने के बाद कोई एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है, जिसे हम सरप्लस फंड्स कहते हैं, तो उसका क्या होगा? ये रूल बहुत ही शानदार है। स्टेप 1 में जो भी सरप्लस फंड जनरेट हुआ, कॉलेज इसे प्रॉफिट मानकर अपने मालिकों को नहीं बांट सकता। स्टेप 2 के हिसाब से उस पैसे को वापस एजुकेशन में ही रीइन्वेस्ट करना होगा। मान लीजिए आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इसी सरप्लस पैसे से आपके लिए कैंपस में नई एडवांस लैब्स बनाई जाएंगी या लाइब्रेरी को अपग्रेड किया जाएगा, जो कि हमारा स्टेप 3 है, इम्प्रूव्ड कॉलेज फैसिलिटीज। यानी आपका पैसा घूम फिर कर आपकी ही सुविधाओं पर वापस लगेगा। आगे बढ़ते हैं, रूल्स फॉर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। इसका सीधा मतलब है गिविंग द पावर टू द पब्लिक। इन बदलावों को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा बदलाव, अब कॉलेजों की सारी फाइनेंशियल डिटेल्स जनता के लिए पूरी तरह से पब्लिक की जाएंगी। अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। दूसरा, अगर आपको कोई भी शिकायत है, तो आम लोगों के लिए, आपके लिए एक प्रॉपर पब्लिक ग्रीवांस हैंडलिंग सिस्टम मौजूद होगा। आप बिना किसी डर के अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और इन सब पर पैनी नज़र कौन रखेगा? NAC यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल और NEHRC। इन दोनों के चेक्स और रेगुलेशंस एक मजबूत पहरेदार की तरह काम करेंगे ताकि कोई भी नियमों को न तोड़े। अब आते हैं रेगुलेटिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस फीस, क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ये एक बहुत ही मेजर शिफ्ट है। इस नए रेगुलेटरी सिस्टम के तहत सरकारी यानी पब्लिक HEIs और प्राइवेट HEIs दोनों के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए भी अब कुछ कॉमन गाइडलाइंस होंगी। इन गाइडलाइंस का पूरा फोकस होगा गुड गवर्नेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर। इसका मतलब है कि रूल्स सबके लिए समान हैं ताकि एजुकेशन की क्वालिटी हर जगह बेहतर और भरोसेमंद बनी रहे, चाहे कॉलेज सरकारी हो या प्राइवेट। मान लीजिए आप एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो वहाँ फीस आखिर तय कैसे होगी? ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में काम करेगा। स्टेप 1, सबसे पहले उस संस्थान के NAC एक्रेडिटेशन लेवल को देखा जाएगा, उसकी क्वालिटी कैसी है। स्टेप 2, रेगुलेटर्स उस एक्रेडिटेशन के आधार पर फीस की एक अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा फिक्स कर देंगे कि भाई आप इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। और फाइनली स्टेप 3, वो प्राइवेट कॉलेज सिर्फ उस तय की गई लिमिट के अंदर ही अपनी एक ट्रांसपेरेंट फीस सेट कर सकेगा। यानी आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज मनमानी फीस वसूल कर अपनी मनमर्जी नहीं चला पाएगा। योर राइट्स एज अ स्टूडेंट, प्रोटेक्शंस अंडर द न्यू पॉलिसी। ये हिस्सा आप स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट के तौर पर अपने इन राइट्स को हमेशा याद रखिएगा। पहला, फुल डिस्क्लोजर। कॉलेजों को अपनी सभी फीस और चार्जेस आपको एडमिशन से पहले ही साफ साफ बताने होंगे। कोई हिडन चार्ज नहीं चलेगा।
दूसरा और मेरा फेवरेट पॉइंट, मिड कोर्स में कोई भी सडन फीस हाइक नहीं होगा। एडमिशन के समय जो फीस अग्रीमेंट हुआ था, कॉलेज कोर्स के बीच में उसे मनमाने ढंग से बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता। जब तक आपका कोर्स चल रहा है, आपकी फीस पूरी तरह लॉक्ड और सेफ है। और तीसरा, इन रूल्स के तहत प्राइवेट संस्थाओं को इनकरेज किया जाएगा कि वे आप जैसे होनहार छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री शिप्स और स्कॉलरशिप्स दे। एक टीचर होने के नाते ना मुझे हमेशा नई नई चीजें सीखना और उन्हें आपके साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम जिस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं वो हमारे समाज की एकदम नींव से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं अडल्ट एजुकेशन यानी वयस्क शिक्षा और लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी उम्र भर सीखते रहने के कॉन्सेप्ट की। अब देखिए, ये कोई बोरिंग सा एजुकेशनल टॉपिक नहीं है। सच कहूँ तो ये हमारे देश के विकास का एक बहुत बड़ा इंजन है। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस बेहद दिलचस्प विषय में गहराई से गोता लगाते हैं। तैयार हैं आप सब? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप जरा एक पल के लिए सोचें। बस कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं, अपना फोन उठाते हैं और अपनी फेवरेट ऐप्स पर जो लिखा है उसे पढ़ ही नहीं पाते। आप सड़क पर चल रहे हैं, पर साइन बोर्ड्स आपके लिए किसी अनजानी भाषा जैसे हैं। या फिर घर में रखी दवाइयों के लेबल पर क्या लिखा है ये समझना आपके लिए नामुमकिन हो जाए। कैसा महसूस होगा आपको? डर, बेबसी और बहुत सारी उलझन, है ना? सच तो ये कि ये हमारे समाज में मौजूद लाखों गैर साक्षर वयस्कों का रोजमर्रा का संघर्ष है। वो इस छुपे हुए दर्द को, इस बेबसी को हर एक दिन जीते हैं। ये बात हमें उनके प्रति एक गहरी सहानुभूति रखने की याद दिलाती है, क्योंकि उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती है, जहां शब्दों के बिना ये दुनिया कितनी अधूरी सी लगती है। और बिल्कुल यही कारण है कि हमें इस पूरे विषय को एक अधिकार के नजरिए से देखना होगा। तो आते हैं सेक्शन पर, द राइट टू लर्न यानी सीखने का अधिकार। याद रखिए, शिक्षा कोई लग्जरी या विशेषाधिकार नहीं है। ये एक बुनियादी जरूरत है जिस पर हम सबका, हर एक इंसान का हक है। बेसिक साक्षरता, शिक्षा और आजीविका कमाने की क्षमता, इन तीनों को हर नागरिक का एक एकदम बेसिक, नॉन नेगोशिएबल अधिकार माना जाना चाहिए। देखिए, अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स का जो अल्टीमेट गोल है ना, वो सिर्फ लोगों को किताबें पढ़ना सिखाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है उनके अंदर इन खास क्षमताओं का निर्माण करना। जब एक इंसान साक्षर होता है ना, तो वो अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ पाता है, वो अच्छी नौकरियां पा सकता है, अपने हुनर को और बेहतर कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, पूरे सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सकता है। तो साक्षरता सीधे सीधे इंसान की रोजी रोटी और उसके आत्मविश्वास से जुड़ी हुई है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या होता है जब कोई व्यक्ति इस बुनियादी अधिकार से महरूम रह जाता है? चलिए देखते हैं। सेक्शन 2, हिडन कॉस्ट ऑफ इलिटरेसी यानी निरक्षरता की वो छुपी हुई कीमत जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। अगर हम साक्षरता के फायदों की बात करें तो वो अनगिनत हैं। इससे ना सिर्फ एक इंसान की पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, बल्कि अगर बड़े लेवल पर देखें तो हमारे देश की नेशनल जीडीपी भी बढ़ती है। मतलब एक साक्षर समाज आर्थिक रूप से कहीं अधिक मजबूत होता है। लेकिन इसके ठीक उलट निरक्षरता की चुनौतियां बहुत ही गंभीर हैं। एक गैर साक्षर व्यक्ति रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में बुरी तरह अटक जाता है। वो अकेले बैंक जाकर पैसे नहीं निकाल सकता, ज़रूरी सरकारी फॉर्म नहीं भर सकता। आज के इस फास्ट पेस्ड डिजिटल युग में तो वो खुद को टेक्नोलॉजी से पूरी तरह कटा हुआ महसूस करता है। और पता है सबसे दुखद बात क्या है? वो अपने ही बच्चों की पढ़ाई में उनकी मदद भी नहीं कर सकता। साक्षरता का ये अभाव इंसान की तरक्की पर एक फुल स्टॉप लगा देता है। लेकिन देखिए, हमें निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ समस्या है वहीं समाधान भी है। तो अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, स्ट्रैटेजीज फॉर टोटल लिटरेसी। सरकार भारत को जल्द से जल्द 100% साक्षर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और समाज की भागीदारी का इस्तेमाल करके कुछ बहुत ही इनोवेटिव अभियान शुरू कर रही है। अब किसी भी अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कुछ खास चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सच कहूँ तो कोई भी प्रोग्राम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें पूरे समाज की भागीदारी यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन न हो। हमें आप जैसे वॉलंटियर्स का साथ चाहिए, मजबूत पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, एकदम सॉलिड प्लानिंग, सही फंडिंग और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, प्रशिक्षित शिक्षक यानी ट्रेन्ड एजुकेटर्स चाहिए। एक टीचर ही उस गहरी खाई को भर सकता है जो सालों से चली आ रही है। और क्या आप इसका सबसे खूबसूरत पहलू जानते हैं? जब घर में एक बड़ा व्यक्ति साक्षर होता है ना, तो वो नेचुरली अपने बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने लगता है और इससे पूरे समाज में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आता है। अच्छा, अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको थोड़ी हैरान कर सकती है। बात यह है कि वयस्कों के सीखने का तरीका बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। अडल्ट्स लर्न डिफरेंटली देन चिल्ड्रन।
आप बच्चों को जिस तरह से स्कूल में बिठाकर पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप एक बड़े व्यक्ति को नहीं पढ़ा सकते। उनकी समझ, उनके जीवन के अनुभव और उनकी दुनिया को देखने का नजरिया, सब कुछ बहुत अलग होता है। इसीलिए उन्हें पढ़ाने के लिए एक पूरी तरह से अलग अप्रोच की ज़रूरत होती है। और इसी खास ज़रूरत को पूरा करने के लिए NCERT के तहत एक विशेष बॉडी बनाई गई है, जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वयस्कों की शिक्षा पर है। और इसी विशेष बॉडी ने तैयार किया है हमारा नया पाठ्यक्रम, द न्यू एजुकेशन करिकुलम। ये नया अडल्ट एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क खास तौर पर वयस्कों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें उन्हें पढ़ाने के एकदम सटीक और विशेष तरीके शामिल हैं। चलिए अब इस फ्रेमवर्क के 5 अहम पिलर्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला कदम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी बेसिक रूप से पढ़ना लिखना और रोजमर्रा के गणित को समझना, ताकि लोग अपना हिसाब किताब खुद रख सकें और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बच सकें। दूसरा कदम बहुत बहुत जरूरी है, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स। इसमें सिर्फ क ख ग सीखना नहीं है, बल्कि आज के टाइम में जो जरूरी है, जैसे डिजिटल और फाइनेंशियल साक्षरता, हेल्थ अवेयरनेस, ये सब शामिल हैं। जैसे कि मोबाइल पर बैंक का ऐप सुरक्षित तरीके से कैसे चलाना है या ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचना है। तीसरा पिलर है वोकेशनल स्किल्स, जो सीधा उनकी कमाई से जुड़ा है, ताकि वो नए काम सीखकर अपनी आजीविका बेहतर कर सकें। चौथा है बेसिक एजुकेशन, जहां वयस्कों को उस औपचारिक शिक्षा को पूरा करने का मौका मिलता है जो शायद उन्होंने बचपन में किसी मजबूरी में छोड़ दी थी। और पांचवा आखिरी पिलर है कंटिन्यूइंग एजुकेशन, यानी जिंदगी भर सीखते रहना, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर हमारा कल्चर। तो देखा जाए तो ये अपने आप में एक पूरा का पूरा पैकेज है जो एक इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट पक्का करता है। अब देखिए, सबसे पहला और सबसे लॉजिकल सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो यही है ना कि भाई हम वयस्कों को कैसे शिक्षित करें। हाउ डू वी एजुकेट अडल्ट्स? मेरा मतलब है, बच्चों को सुबह सुबह तैयार करके स्कूल भेजना एक बात है, लेकिन जरा उन बड़ों के बारे में सोचिए जो दिन भर काम करते हैं, अपने परिवारों की जिम्मेदारी उठाते हैं। उन्हें वापस उस पढ़ाई वाले माहौल में लाना, सच कहूं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्हें पढ़ाने का तरीका, वो क्लास का माहौल बच्चों के रेगुलर स्कूल से एकदम अलग होना चाहिए, राइट? और इसी चुनौती को पार करने के लिए हम 5 बहुत ही मजबूत पिलर्स या कह लीजिए स्तंभों पर बात करेंगे। ये रहे हमारे आज के मेन पॉइंट्स। पहला, अडल्ट एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, ट्रेनिंग और वॉलंटियर सपोर्ट। तीसरा, लोकल कम्युनिटी को कैसे जोड़ा जाए। चौथा, पढ़ने के लिए एक्सेसिबल मटेरियल्स। और पांचवां, इसमें टेक्नोलॉजी का रोल। चलिए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं। तो हमारा पहला पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अडल्ट एजुकेशन, यानी हमारे पास जो पहले से मौजूद जगहें हैं उनका कैसे स्मार्टली इस्तेमाल किया जाए। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या सरकार अब बड़े बड़े नए स्कूल या नई इमारतें बनाने वाली है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। हम सब जानते हैं कि नई बिल्डिंग्स बनाने में कितना ज़्यादा समय और पैसा लगता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये क्लासेस आखिर लगेंगी कहाँ? यहीं पर एंट्री होती है AECs की, यानी अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स। ये कोई एकदम नई ईंट पत्थर की बिल्डिंग्स नहीं है, बल्कि ये सेंटर्स हमारे पहले से चल रहे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही सेटअप किए जाएंगे। हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खुद आगे आकर इन सेंटर्स को अपने कैंपस में जगह दे रहे हैं। ये लिटरली एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल कदम है। इसको ऐसे समझिए, दिन के समय स्कूल तो बच्चों के लिए होते हैं, है ना? लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद यानी आफ्टर आवर्स में या फिर वीकेंड पर जब वो जगह खाली होती है, उन्हीं स्कूलों, पब्लिक लाइब्रेरीज और ICT सेंटर्स का इस्तेमाल हमारे वयस्क लर्नर्स के लिए किया जाएगा। मतलब जगह वही है, बस समय अलग है। इससे होता यह है कि बिना कोई नया भारी भरकम खर्च किए वयस्कों को पढ़ने के लिए एक सेफ और जानी पहचानी जगह मिल जाती है। एकदम स्मार्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, ट्रेनिंग एंड वॉलंटियर सपोर्ट, यानी वो लोग जो इस पूरी मशीनरी को चलाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्लासेस के लिए जगह तो आ गई है, लेकिन असली सवाल ये है क्लास कि वहाँ पढ़ाएगा कौन? क्योंकि देखिए, एक वयस्क को पढ़ाना एक बच्चे को A फॉर एप्पल सिखाने से काफ़ी अलग होता है। इसके लिए हमें चाहिए ट्रेन टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स, जिन्हें वयस्कों को पढ़ाने की एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन बात सिर्फ टीचर्स तक ही सीमित नहीं है। आप जैसे एनर्जेटिक कॉलेज स्टूडेंट्स और कम्युनिटी के आम लोगों को भी वॉलंटियर करने के लिए खूब इनकरेज किया जा रहा है। इसके लिए हमारी राज्य सरकारें और कई NGOs मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें ना, तो आप भी किसी की जिंदगी बदलकर उन्हें पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। है ना ये कमाल की अपॉर्चुनिटी? चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पिलर की ओर, एंगेजिंग द लोकल कम्युनिटी, यानी हमारे जो लर्नर्स हैं उन तक पहुंचना और उन्हें कनेक्ट करना। अब मान लीजिए कि हमने जगह भी खोज ली, पढ़ाने वाले टीचर्स भी रेडी हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वो एडल्ट्स जिन्हें सच में पढ़ना है वो हमारी क्लास तक पहुँचे ही नहीं तो क्या फ़ायदा?
उन्हें इस एजुकेशन फ्रेमवर्क से जोड़ने के लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, हमारे डेडिकेटेड सोशल वर्कर्स और काउंसलर्स घर घर जाकर या कम्युनिटी में जाकर ऐसे वयस्कों को लोकेट करेंगे जो पढ़ना चाहते हैं। स्टेप 2, विज्ञापनों और लोकल इवेंट्स के जरिए लोगों तक अवेयरनेस फैलाई जाएगी ताकि सबको पता चले कि भाई ऐसी कोई सुविधा आपके लिए मौजूद है। और फाइनली स्टेप 3, उन इंटरेस्टेड अडल्ट्स को सीधा हमारे अडल्ट एजुकेशन सेंटर से जोड़ दिया जाएगा। ये एक पूरी की पूरी चेन है जो इस बात को पक्का करती है कि हम हर ज़रूरतमंद तक पहुंच सकें। नेक्स्ट है हमारा चौथा पिलर, एक्सेसिबल रीडिंग मटेरियल्स, यानी उन्हें वो चीज़ें देना जो उनके कल्चर से जुड़ी हों और उनके काम की हों। क्लास, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको कोई ऐसी किताब पकड़ा दूं जिसकी भाषा आपको बिल्कुल समझ ही ना आए या जो आपके किसी काम की ना हो, तो क्या आप उसे पढ़ना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, राइट? वयस्कों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। उनका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए हमें उन्हें सही और उनके मतलब की किताबें देनी होंगी। इसके लिए हमारे ग्रामीण पुस्तकालयों यानी रूरल लाइब्रेरीज को और भी मजबूत किया जा रहा है, और जिन इलाकों में लाइब्रेरी नहीं है वहाँ मोबाइल लाइब्रेरीज और बुक क्लब्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है पता है? भारतीय भाषाओं में अच्छी क्वालिटी की और सस्ती किताबें प्रोवाइड कराना। क्योंकि जब कोई वयस्क अपनी खुद की मातृभाषा में पढ़ता है ना, तो वो बहुत तेजी से सीखता है। इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरीज के जरिए उनके स्मार्टफोन्स पर भी किताबें पढ़ने की सुविधा दी जा रही है। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी पिलर पर, टेक्नोलॉजी इन अडल्ट एजुकेशन, यानी इस पूरे प्लान का मॉडर्न एग्जीक्यूशन। देखिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और टेक्नोलॉजी के बिना तो एजुकेशन का कोई भी सिस्टम एकदम अधूरा है ना? आज इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने अडल्ट एजुकेशन को इतना फ्लेक्सिबल और आसान बना दिया है जिसकी हमने कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं की थी। आज हमारे पास मोबाइल ऐप्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, सैटेलाइट टीवी के प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन बुक्स हैं और एकदम हाईटेक लाइब्रेरीज हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब सीखने के लिए किसी भी इंसान को हमेशा एक फिक्स क्लासरूम में आने की मजबूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दिन भर अपने खेत में या किसी फैक्ट्री में मेहनत करता है तो वो रात को आराम से अपने मोबाइल फोन या टीवी के जरिए भी साक्षर बन सकता है। लिटरली टेक्नोलॉजी ने शिक्षा को हर किसी की मुट्ठी में ला दिया है। चलिए फटाफट अपने लेसन एक्शन प्लान को पूरा कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। स्टेप 2, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। स्टेप 3, अपने वैल्यूएबल थॉट्स कमेंट्स में लिखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। बच्चों, सब्सक्राइब करने से ये पक्का हो जाएगा कि आप आगे आने वाले एजुकेशन पॉलिसीज, टीचिंग एग्जाम्स और करियर गाइडेंस के किसी भी डिटेल लेसन को कभी मिस नहीं करेंगे।